गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो चलिए आज का जो टॉपिक है वो मेटल चैप्टर का एंडिंग टॉपिक है। ठीक है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं कि वो क्लास को अटेंड भी नहीं करते हैं और लेक्चर को स्किप कर जाते हैं। तो ऐसा ना करें क्योंकि जो हम लोग ये मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं। और जिनको किसी तरह का कोई दिक्कत है तो प्ले लिस्ट में जाकर वो सारा लेक्चर को देख सकते हैं वन बाय वन, और लेक्चर 1 से लेकर सारा कुछ आपको मिल जाएगा। तो ये आप लोगों को नॉलेज के लिए ये क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान दें क्योंकि आप लोगों का फ्यूचर यहीं से शुरुआत होता है। कंप्लीट हो जाने के बाद आप लोग जो कंपटीशन एग्जाम दीजिएगा तो आप लोगों का नॉलेज ही काम आएगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहें लेक्चर के अंत तक, और किसी भी तरह का कोई दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। तो चलिए आज जो हमारा टॉपिक है मेटल चैप्टर का वो हम देखते हैं, जो कि आज का एंडिंग टॉपिक है हमारा मेटल चैप्टर का। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल। क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ मेटल मतलब इसका हिंदी हो गया कि धातु की पहचान। हम धातु की पहचान कैसे करेंगे? तो मैं आप लोगों को ये सबसे पहले बताना चाहूँगा कि धातु की पहचान हम कई प्रकार से कर सकते हैं। तो हम पहला जो देखते हैं, हमारा जो पहला होगा वो क्या है? फाइलिंग। क्या होगा? फाइलिंग। तो धातु की पहचान हम सबसे पहले फाइलिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए जब हम माइल्ड स्टील को फाइल करेंगे, फाइलिंग मतलब हम फाइल के द्वारा जब माइल्ड स्टील को हम फाइल करेंगे तो वो क्या होगा कि वो आसानी से फाइलिंग हो जाएगा। माइल्ड स्टील आसानी से फाइलिंग हो जाएगा। क्या होगा? ठीक है, और हाई कार्बन जो है, हाई कार्बन वो आसानी से नहीं होगा। मतलब हम लिख सकते हैं कि हाई कार्बन स्टील में मुश्किल, ठीक है, मुश्किल होगा फाइलिंग करने में। ठीक है, तो ये क्यों होगा ये समझे, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन की परसेंट कम होती है और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की परसेंट अधिक होती है। तो जिस धातु में कार्बन की परसेंट कम होगी वह कम हार्ड होगी। ठीक है, वह कम कठोर होगी, और जिसमें कार्बन की परसेंट की मात्रा अधिक होगी वह धातु अधिक हार्ड होगी। तो हार्ड धातु पे, कठोर धातु पे फायरिंग करना मुश्किल होता है। तो हम कह सकते हैं कि फायरिंग द्वारा धातुओं की पहचान की जा सकती है। तो माइल्ड स्टील में क्या होगा? माइल्ड स्टील की आसानी से फाइल किया जा सकता है और हाई कार्बन स्टील को मुश्किल से फाइल किया जा सकता है, मुश्किल से फाइलिंग किया जा सकता है। तो ये था पहला विधि। अब हम दूसरा विधि देखेंगे। दूसरा विधि हमारा है बाय कोल्ड हैमरिंग। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठ रहा है कि कोल्ड हैमरिंग, कोल्ड हैमरिंग मतलब ठंडा हैमरिंग मतलब क्या? आप लोगों को समझ में आया? देखिए, बाय कोल्ड हैमरिंग मतलब क्या हुआ कि हम हैमर से जो छोड़ देंगे जिस धातु पे वो ठंडी दशा में देंगे। मतलब कोई मेटल है वो हीट नहीं है, वो गर्म नहीं है, वो कोई नॉर्मल जैसे एक मेटल रखा रहता है ठंडी दशा में, मतलब ऐसे ही नॉर्मल, उसे हम ठंडी दशा बोलते हैं। मतलब उस पर कोई तरह का कोई हीट नहीं दिया गया है। तो ठंडी दशा में जो हैमरिंग करेंगे तो क्या होगा कि माइल्ड स्टील हमारा उसी तरह एग्जाम्पल फाइलिंग के जैसा लेंगे। तो माइल्ड स्टील में क्या होगा, जब हम अगर कोई हैमर से हम एक समान चोट माइल्ड स्टील, हाई कार्बन स्टील और कास्ट आयरन, अगर ये तीनों मेटल पे अगर हम एक समान चोट देंगे हैमर से तो क्या होगा? माइल्ड स्टील में अधिक गहरा। क्या होगा? माइल्ड स्टील में अधिक गहरा मतलब क्या होगा? गड्ढा। ठीक है, और हाई कार्बन स्टील में कम गहरा दाग, मतलब बोल सकते दाग या गड्ढा, जो भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा जब हम हैमरिंग के द्वारा, मतलब हैमर के द्वारा अगर हम एक समान प्रेशर से अगर हम माइल्ड स्टील और हाई कार्बन स्टील पे चोट देंगे तो क्या होगा? माइल्ड स्टील में अधिक गहरा दाग बनेगा और हाई कार्बन स्टील में कम गहरा दाग बनेगा। और कास्ट आयरन क्या होगा? कास्ट आयरन क्या होगा?
ब्रिटल होने के कारण वह चूर चूर हो जाएगा। क्या होगा? चूर चूर हो जाएगा, मतलब वो टूट टूट जाएगा, मतलब एकदम टूट टूट कर बिखर जाएगा। तो कास्ट आयरन जो चूर चूर हो जाएगा हैमर की चोट देने से, क्यों होगा? उसमें ब्रिटल का गुण है। क्या है? ब्रिटल का गुण है। ब्रिटल मीन्स भंगुर। जिस धातु में भंगुरता की गुण पाई जाती है तो वो चोट सहन नहीं कर पाता। ठीक है, वह चोट सहन नहीं कर पाता, मतलब हैमर से या और कोई वजह से उस पर चोट हम नहीं दे सकते, वह चोट नहीं सहन कर सकता। लेकिन वह कास्ट आयरन क्या होता है जिसमें भंगुरता पाई जाती है, वह एब्जॉर्ब कर सकता है। क्या एब्जॉर्ब कर सकता है? वाइब्रेट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, जहाँ पे वाइब्रेट हो, कोई ऐसा मशीन है जहाँ वाइब्रेट होती है, कंपन होती है, वाइब्रेट मीन्स कंपन, तो कंपन होती है, तो वह क्या करता है, हम वहाँ का बेड जो बनाते हैं उसका जो बेड होता है या तो फिर जो बेस होता है, जो भी होता है वो कास्ट आयरन का बनाते हैं, क्योंकि वह वाइब्रेट को, मशीन की वाइब्रेट कंपन को अच्छी तरह से एब्जॉर्ब कर सके, सहन कर सके। ठीक है, तो ब्रिटल और हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, अगर तीनों पे हम हैमर से एक समान चोट देंगे तो माइल्ड स्टील में अधिक गहरा दाग बनेगा, क्योंकि माइल्ड स्टील में कार्बन की मात्रा कम होती है। तो क्या होती है? कार्बन की मात्रा कम होने की वजह से यह कम कठोर होता है, और हाई कार्बन स्टील में कार्बन की मात्रा अधिक होती है, तो ये क्या होता है? यह अधिक कठोर होता है। तो हैमर से जब हम चोट देंगे तो अधिक कठोर होने के कारण वह सह लेगा, उस पर कम गहरा दाग बनेगा। क्या होगा? हाई कार्बन स्टील में कम गहरा दाग बनेगा। ठीक है, और कास्ट आयरन पे अगर हम छोड़ देंगे तो वह चूर चूर हो जाएगा। क्या होगा? वो चूर चूर होकर बिखर जाएगा। तो आई होप अभी तक के आप लोग को 2 मेथड आप लोग को समझ में आ गया होगा, फाइलिंग और बाय कोल्ड हैंडलिंग। नेक्स्ट का हम बात करेंगे। अब जो हमारा तीसरा पॉइंट है वो क्या है? बाय स्पार्क। क्या है? बाय स्पार्क। तो स्पार्क क्या हुआ ये भी हम बताते हैं। जैसे क्या होता है कि बाय स्पार्क में ग्राइंडर पर अगर हम धातु को लेकर अगर हम ग्राइंड करेंगे तो कुछ स्पार्क निकलता है, चिंगारियाँ निकलती है। स्पार्क मीन्स क्या होती है? चिंगारियाँ। तो कुछ मतलब चिंगारियों के द्वारा भी हम धातु की पहचान कर सकते हैं कि किस धातु पे किस तरह की चिंगारियाँ निकल रही है, आउट हो रही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल, कास्ट आयरन को अगर हम ग्राइंडर मशीन पर अगर हम लेकर जाकर ग्राइंड करेंगे तो कास्ट आयरन में जो चिंगारियाँ निकलेगी वह क्या निकलेगी? कैसी निकलेगी? छोटी छोटी और मोटी। मतलब हम कह सकते हैं कि छोटी और मोटी, मतलब थोड़ा मोटा मोटा चिंगारियाँ निकलेगी। ठीक है, तो स्मॉल एंड थिक कास्ट आयरन को जब हम ग्राइंडर पर ग्राइंड करेंगे तो उस धातु से छोटी और मोटी चिंगारियाँ निकलेगी। ये आप लोग याद रखेंगे अच्छे से। ठीक है, और अब जो है अगर हम माइल्ड स्टील को अगर हम ग्राइंडर के द्वारा जब उसको ग्राइंडर मशीन पर ग्राइंड करेंगे तो उसमें से जो चिंगारी निकलेगी, स्पार्क निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? मध्यम। कैसे निकलेगी? मध्यम निकलेगी और घनी निकलेगी। कैसे निकलेगी? घनी, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में क्या निकलेगा? मतलब ढेर सारा उसमें से स्पार्क होगा। अब मध्यम होगा, मतलब छोटी कास्ट आयरन में उससे थोड़ा बड़ी बड़ी चिंगारी और ढेर सारा चिंगारी, घनी टाइप की चिंगारी माइल्ड स्टील से बाहर आएगी। अब हम बात करेंगे हाई कार्बन स्टील का। अगर हाई कार्बन स्टील को अगर ग्राइंडिंग मशीन पर ग्राइंड करेंगे तो क्या होगा? इससे जो स्पार्क होगी, चिंगारी निकलेगी, ये क्या होगी? ये बड़ी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी और घनी होगी। क्या होगी? बड़ी होगी और घनी होगी। तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मतलब किस मेटल को अगर हम ग्राइंड करेंगे तो हमको किस मेटल से किस तरह की चिंगारी निकलेगी। तो कास्ट आयरन से छोटी और मोटी चिंगारी निकलेगी, माइल्ड स्टील से मध्यम और घनी चिंगारी निकलेगी, और हाई कार्बन स्टील से बड़ी और घनी चिंगारी निकलेगी। बड़ी को हम बोल सकते हैं, बड़ी को हम लंबी भी बोल सकते हैं। ठीक है, मतलब लंबी चिंगारी निकलेगी। मतलब हाई कार्बन स्टील को जब अगर हम ग्राइंडर मशीन पर ग्राइंड करेंगे तो उससे जो स्पार्क होगी, मतलब चिंगारी निकलेगी, वो कैसे निकलेगी? लंबी और घनी निकलेगी। तो 3 तरह का तो अभी तक हम लोग समझ चुके।
और एक और है जो कि उसको भी हम भली भांति अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो एक हमारा फोर्थ जो है अदर मटेरियल क्या है, नहीं सॉरी अदर मेथड क्या है, अदर मेथड मतलब धातुओं को उनकी दिखावट, भार और आवाज से भी पहचाना जाता है। तो इस पे हम थोड़ा सा अच्छा से चर्चा कर लेते हैं कि ये अदर मेथड क्या है। ठीक है, तो हमारा फोर्थ पॉइंट जो है वो है अदर मेथड। क्या है, अदर मेथड्स। तो अदर मेथड्स में हम बात कर सकते हैं कि हम उसकी दिखावट, ठीक है, दिखावट मतलब मटेरियल का दिखावट कैसा है, ठीक है, और भार और आवाज, ठीक है, आवाज मीन्स साउंड, मतलब दिखावट। दिखावट में हम कह सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या उसका कलर भी बोल सकते हैं, ठीक है, जो हमको दिख रहा है। भार में हम बोल सकते हैं वह हल्का है या तो फिर भारी है वो धातु, ये हम देख सकते हैं। और आवाज, साउंड, ठीक है, कि उसका साउंड कैसा है। तो कुछ मेटल को क्या होता है, जब जमीन पर गिराया जाता है तो उसका साउंड कुछ अलग अलग प्रकार के आते हैं। जैसे एल्युमिनियम को गिराएंगे अलग प्रकार का आएगा, स्टील को गिराएंगे तो कुछ अलग प्रकार का आएगा। आप लोग घरों में देखे होंगे कि कोई भी बर्तन अगर जब स्टील का गिर जाता है घर में तो उसकी आवाज़ थोड़ी अलग होती है। एल्युमिनियम की बर्तन जब घर पे गिरती है तो उसकी आवाज़ थोड़ी क्या होती है, अलग होती है। तो हर मटेरियल का कुछ अलग अलग आवाज़ होगा। ठीक है, भार का अगर हम बात करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि एल्युमिनियम का भार कुछ अलग होता है, वह हल्की होती है। और स्टील या तो शीशा का जो बात करें हम तो वो क्या होती है, भारी होती है। आप लोग मैं पिछले क्लास में भी पढ़ा चुका हूँ, हो सकता है वो शुरुआत का चैप्टर लेक्चर हो, तो उसमें मैंने भार के बारे में बताया था कि एल्युमिनियम हल्की धातु होती है और शीशा क्या होती है, भारी धातु होती है। ठीक है, तो भार के अनुसार में भी हम अच्छे से मटेरियल का पहचान कर सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। और साउंड तो हो गया। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर में भी हमने बताया था, या तो दिखावट में आप स्ट्रक्चर ले लीजिए या तो कलर ले लीजिए। एल्युमिनियम का कलर कुछ अलग होता है, कॉपर का अलग होता है, ठीक है। उसके बाद फिर और स्टील का भी कलर अलग होता है, ठीक है। तो सब मटेरियल का कुछ कुछ कलर क्या होता है, अलग होता है, ठीक है। तो दिखावट के अनुसार में भी हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि कौन किस तरह का मटेरियल है, ठीक है। ये मटेरियल कहाँ पे यूज होगा और इसका हम कैसे मतलब भली बात इसको हम पहचान सकते हैं, ठीक है। तो इसमें स्ट्रक्चर में भी अगर हम देखेंगे, जैसे कि हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज फिजिकल प्रॉपर्टीज का बात किया था, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम लोगों ने क्या जाना था कि वह फिजिकल प्रॉपर्टी में जो उसका गुण होता है वह प्राकृतिक होता है और अस्थायी होता है, जो कि कभी नहीं बदलता, मतलब नेचुरली। तो मेटल में जो नेचुरली और परमानेंट जो प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज मीन्स गुण है, वह कभी नहीं बदलता है। जैसे उसका कलर, कॉपर का जो कलर है वो क्या कभी बदलेगा, 10 साल 20 साल बाद नहीं बदलेगा, ठीक है। या एल्युमिनियम का कभी कलर बदलेगा, नहीं बदलेगा। तो कलर, वेट, स्ट्रक्चर, ये सब क्या है, ये उसका फिजिकल प्रॉपर्टीज है जो कि परमानेंट है और नेचुरल है, ठीक है, चेंजेस कभी नहीं होगा, ठीक है, याद रखिएगा। तो दिखावट में हम उसका स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या तो कलर भी बोल सकते हैं। तो स्ट्रक्चर में ग्रेनुलर आ जाएगा, क्रिस्टलाइन आ जाएगा, कोई फाइब्रस होता है, मतलब ये सारा गुण उसमें होता है। तो ये आप लोग अदर मेथड में मैं फिजिकल प्रॉपर्टीज का जो बात किया वो आप लोग पिछले प्लेलिस्ट में जाकर पिछले लेक्चर को अच्छे से समझ सकते हैं, सुन सकते हैं। और किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें। जो मेरा लेक्चर का जो आता है उसके नीचे कमेंट बॉक्स रहता है, कमेंट्स जरूर करें। जहाँ दिक्कत है वो मैं अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो आज तक का क्लास यहीं पे मैं एंड करता हूँ और मेटल चैप्टर को भी एंड करता हूँ। नेक्स्ट क्लास में न्यू टॉपिक के साथ फिर मैं आऊँगा। ओके, थैंक यू।